हेलो एंड वेलकम बैक। मैं शिल्पी और मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ हिस्ट्री एंड सिविक्स और हमारा आज का चैप्टर है यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, हमारे चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट हो रहा है। अब अभी तक हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में खत्म कर लिया है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी कंप्लीट कर लिया है, फेसिज्म नाजिज्म भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम यूनाइटेड नेशंस पर मूव कर रहे हैं, जो कि हमारा इम्पैक्ट था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। रिमेंबर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म होती है तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म की जाती है। तो क्या क्या कॉजेज होने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस को फॉर्म करने की, कैसे फॉर्म हुआ यूनाइटेड नेशन और काम क्या करता है यूनाइटेड नेशन एग्जैक्टली, किस लेवल पर काम करता है, ये सारी चीजें हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है, आपके पीडीएफ नोट्स, एमसीक्यूज के नोट्स, सारी चीजें अवेलेबल हैं आईसीएसई कनेक्ट ऐप पर। वहां से जाकर के आप डाउनलोड कर सकते हैं एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, आप पीडीएफ से प्लीज पढ़ लीजिएगा और मेरी एक चीज बस मानिएगा कि 3 बार रिवीजन जरूर करिएगा। चाहे आप वीडियो देखें, चाहे आप नोट्स पढ़ें, चाहे आप बुक की रीडिंग करो, बट प्लीज रिवाइज 3 टाइम, आपको इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। और अगर आप वीडियो देख रहे हो तो मेरी वॉइस में चीजें याद हो जाएंगी डेफिनेटली। ठीक है, सो ऑल द वेरी बेस्ट और स्टार्ट करते हैं 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, ओके, यूनाइटेड नेशंस क्या हुआ था हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ओवर हुई थी 1945 में, तो लोगों में बहुत फियर जनरेट हो चुका था। फियर इस बात का कि आपको याद होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने एक नेशन ऑफ लीग्स फॉर्म की थी। रिमेंबर, नेशन ऑफ लीग्स एट द एंड फॉर्म हुई थी, लेकिन वो बहुत वीक इंस्टीट्यूट था, बहुत वीक स्टेज था, जिसकी वजह से वापस से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई और वो कुछ नहीं कर पाया। बट एट द एंड जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुई, हिरोशिमा नागासाकी के बॉम्ब अटैक के बाद और जापान ने जब फाइनली सरेंडर किया सितंबर में, तो उसके बाद 1945 में कब 24 अक्टूबर 1945 को एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, दैट वाज यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। उसका सिंबल ये है, उसका लोगो ये है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, अब ये फॉर्म क्यों किया ये देखना बाकी है। आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं यूनाइटेड नेशन फॉर्म होने के कॉजेज क्या थे। कोई ऑर्गेनाइजेशन बना है तो उसके कॉजेज भी तो होने चाहिए कुछ। तो ठीक है, रीजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला क्या है आपका, डिजास्ट्रस वर्ल्ड वॉर। एज वी नो, एक ऑर्गेनाइजेशन तभी बनता है जब हमारे बीच में बहुत ज्यादा फियर वाला माहौल हो जाता है कि यार फिर से कहीं वर्ल्ड वॉर ना हो जाए। ऑलरेडी कितनी डिजास्ट्रस वर्ल्ड वॉर हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एज वी नो, हिरोशिमा नागासाकी का जो बॉम्ब अटैक हुआ था और जो वॉर 6 इयर्स तक, रिमेंबर सेकेंड वर्ल्ड वॉर कितने टाइम तक चली थी, 6 इयर्स तक। मैंने एमसीक्यूज में भी ये सॉल्व करवाया हुआ है। ठीक है, प्लीज गो थ्रू द एमसीक्यूज, सारे कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन सब लगाते हुए चलो, सब याद हो जाएगा। ठीक है, तो 6 इयर्स तक जब वो वॉर चली तो उसमें मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड। समझ रहे हो, मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड, millions lost their lives and many people become disabled, homeless, unemployed। मतलब सारी तरीके के क्राइसिस आ जाते हैं ना एक वॉर होने से, और वो भी 6 इयर्स तक। और जहां जहां हुई, एक्सेस पावर हो या एलीट पावर्स हो, सभी को लॉस हुआ, सभी सिविलियंस को लॉस हुआ। तो इस वजह से क्या हुआ कि लोगों ने सोचा कि एक ऑर्गेनाइजेशन हम ऐसा बना देते हैं जो पीस के लिए काम करे, सो दैट वर्ल्ड वॉर फिर से ना होने पाए। ठीक है, मोटिव अच्छा है हमारा, तो इसीलिए सो वी नीड एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। क्योंकि हमारा ह्यूमन कल्चर, हमारा सिविलाइजेशन ऑलरेडी इतना डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो चलो एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जो पीस पर काम करे, जो अब लड़ाई को रोक सके। ठीक है, अदर देन दैट क्या था, देखो नंबर 2, फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। फेलियर ऑफ द लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन जो हमने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया था इंस्टीट्यूट, वो बहुत ही वीक इंस्टीट्यूट था। वो किसी चीज को रोक ही नहीं पाया, लोग लड़ रहे थे, वो अगर कुछ भी कह रहा था तो कोई सुन ही नहीं रहा था। तो लीग ऑफ नेशन इतना वीक इंस्टीट्यूट था, जो कि 1920 को फॉर्म हुआ था, 1939 तक बना रहा। उसकी जगह पर हमें एक रिप्लेसमेंट भी तो चाहिए कि अब ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाओ जो थोड़ा स्ट्रांग हो, जो ढंग से काम करे, पावरफुल हो। तो इसलिए लीग ऑफ नेशन जब फेल हुई तो एक ऑर्गेनाइजेशन ढंग का बनाने की जरूरत पड़ी। ठीक है, जो कि पावरफुल हो। तो इसीलिए क्या बना हमारा, एक नया ऑर्गेनाइजेशन, दैट वाज यूएन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको रिप्लेस किया एक तरीके से, क्योंकि ये बहुत वीक इंस्टीट्यूट था। अदर देन दैट देखो नंबर 3, फियर ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर। एज वी नो, हम इंस्टीट्यूट किस लिए फॉर्म कर रहे थे, एक स्टेज किस लिए फॉर्म कर रहे थे, क्योंकि हमें डर लग रहा था, वी वर इन द फियर कि कहीं फिर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरह थर्ड वर्ल्ड वॉर ना क्रिएट हो जाए। और इफ third world war will happen, then all humans will be destroyed।
ठीक है, तो ये फियर था और दैट वाज वेरी करेक्ट, क्योंकि जिस तरीके के बॉम्ब, जिस तरीके के वेपन, जिस तरीके की चीजें यूज हुई थी उसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड, हैंडीकैप्ड। तो भाई इंपैक्ट पड़ेगा ह्यूमन स्पीसीज पर भी। ठीक है, ऑल द कंट्रीज फियर्ड दैट द सेकेंड वर्ल्ड वॉर कुड बी द कॉज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर विच माइट लीड टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड। अब वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा तो चलेगा क्या वर्ल्ड में? ठीक है, क्या बनाओगे तुम सिस्टम जब वर्ल्ड ही खत्म हो जाएगा इन सब वॉर की वजह से? जब ह्यूमन ही नहीं बचेगा तो घर का, कॉलोनियल सिस्टम का, पैसे का, कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म का क्या करोगे? ठीक है, सो बिकॉज ऑफ दैट फियर ऑल्सो हमने फील किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन, पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन बनाने की नीड है। अदर देन दैट, डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड इनटू 2 ब्लॉक्स। इफ यू रिमेंबर, आपका जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होता है तो आपके यूएसएसआर, यूएसए है ना, यूएसएसआर और यूएसए 2 ब्लॉक्स हो जाते हैं, 2 पोल क्रिएट करते हैं जिनकी 2 आइडियोलॉजी भी होती है। कैसे हुई थी याद करो, बर्लिन जब सेपरेट होता है तो आधे बर्लिन पर कैपिटलिस्टिक का रूल करते हैं, आधे बर्लिन पर सोवियत जो कि कैपिटलिज्म, सॉरी कम्युनिज्म का रूल करते हैं। तो इस तरह से 2 ब्लॉक्स में डिवाइड हो गया वर्ल्ड, 2 थिंकिंग में डिवाइड हो गया वर्ल्ड, जो कि एक यूएसए लीड कर रहा था, एक यूएसएसआर लीड कर रहा था। जब हमने देखा कि 2 ब्लॉक्स बन गए हैं, कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गई है और कहीं ये कोल्ड वॉर एक्चुअल में वेपन और आर्मामेंट्स पे अगर पहुंच गई तो फिर थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है, उसको रोकना भी जरूरी है। इसीलिए एट द एंड ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वर्ल्ड वॉज डिवाइडेड इनटू 2 पावर ब्लॉक्स, one led by the USA and ideology was capitalistic, second block was leading by USSR and the ideology was communism। ठीक है, तो 2 ब्लॉक हो गए हैं, 2 आइडियोलॉजी हो गई, तो दैट इज क्वाइट पॉसिबल कि कोई लड़ाई हो सकती है। इसलिए एक यूएन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया और उसके अकॉर्डिंग अभी हम रूल करेंगे, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, उसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, उसके कुछ एम्स है, उस तरीके से हम अब काम करेंगे। ठीक है, आप देखो क्या हुआ। नंबर 5 रीजन क्या था यूएन फॉर्मेशन का? दैट वाज डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। इफ यू रिमेंबर, एटॉमिक बॉम्ब जैसी चीज बन गई थी, सो पीपल वर इन फियर कि भाई एटॉमिक बॉम्ब बन चुका है, अब लोगों को पता चल चुका है कि कैसे इतने सारे लोगों को डिस्ट्रॉय करना है, तो सबको फियर था। ठीक है, कि भाई डिस्ट्रक्टिव वेपन्स बनने लगे हैं, उन पर कंट्रोल करने के लिए हमें एक स्टेज फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, so the destructive weapons like atom bombs were invented and used during the Second World War. These could bring the end of whole world. ऐसे वेपन पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देंगे, पूरी ह्यूमन स्पीसीज को ही खत्म कर देंगे। सो इस फियर की वजह से भी हम एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जो ऑर्गेनाइजेशन काम करेगा किस पर? रिस्ट्रिक्शंस ऑफ वेपन, रिस्ट्रिक्शंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव वेपन्स। ठीक है, सब कुछ लॉजिकली चलता है यार, ऐसे नहीं हो जाता कुछ भी कि भाई ये कर दिया वो कर दिया, यूएन फॉर्म कर दी। देयर वाज लॉट ऑफ लॉजिक्स बिहाइंड दैट, देयर वाज लॉट ऑफ एम्स, ऑब्जेक्टिव्स, देयर वाज लॉट ऑफ कंट्रीज एंड पीपल बिहाइंड दैट। यस, तब जाकर के यूएन फॉर्म हुआ था, ऐसे ही नहीं एक दिन में कुछ भी होता है। हिस्ट्री इसीलिए थोड़ी लंबी चलती है यार, मतलब ऐसे चलती है कि भाई इस सन में ये हुआ, इस ईयर में ये हुआ, इस ईयर में हुआ, क्योंकि धीरे 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 करके हम अपने पुरानी चीजों से सीखते हैं, फिर उसको अप्लाई करते हैं, फिर उसके कॉजेस होते हैं, फिर उसके इम्पैक्ट देखते हैं, फिर से कुछ अप्लाई करते हैं। तो ऐसे चलती रहती हैं सारी चीजें। आज भी हम क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं ना अपनी आइडियोलॉजी, अपनी चीजों को, अपनी गवर्नमेंट को। तो चीजें चेंज होती रहती हैं, हम नई नई चीजें अप्लाई करते रहते हैं। तो वही यहाँ भी हो रहा है कि नया अप्लाई करने में क्या हर्ज है। नेशन ऑफ लीग्स नहीं काम करी तो नहीं काम करी, अब देखते हैं यूएन काम करता है कि नहीं करता, और यूएन आज भी काम कर रहा है। ठीक है, यूएन की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि कैसे काम कर रहा है वर्ल्ड वाइड। यूएन खुद में बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ द यूएन। तो फाइनली अब यूएन फॉर्म होने के कॉजेस हमें पता चल चुके हैं कि यूएन फॉर्म होना इंपॉर्टेंट क्यों था, पर फॉर्म कैसे हुआ वो देख लो। एक इवेंट टाइप का होता है ना, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर रहे हो तो ऑफिशियल मीटिंग होगी, ऑफिशियल पेपर साइन होंगे, तब जाकर के एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म होता है, एक दिन में नहीं होता है कुछ भी। ठीक है, देखो, द लीडर्स ऑफ एलीट गवर्नमेंट्स लाइक द यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल बहुत ही सही आपके लीडर थे। ठीक है, उन्होंने क्या किया, फिर वहां पर ये चीज रखी, ये चार्टर रखा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना चाहिए जिसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, जिसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, कुछ ऐसे एम्स होंगे जो थर्ड वर्ल्ड वॉर को ना होने दे। ठीक है, बात सही की उन्होंने। Discussions that led to the formation of the United Nations organization
UN चार्टर ड्राफ्टेड एट द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन जून 1945। तो सैन फ्रांसिस्को में पहली कॉन्फ्रेंस जब हुई उसमें यूएन चार्टर को आपका ड्राफ्ट को पेश किया गया कि ये वाला जो आपका ड्राफ्ट है वो सैन फ्रांसिस्को में है। एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहां पर आपकी पहली मीटिंग हुई थी जहां पर यूएन चार्टर को लाया गया था, 1945 सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ऑन अक्टूबर 24, 1945 फाइनली इस पर साइन हो जाता है, जो कि 50 कंट्रीज करते हैं। 50 कंट्रीज, इनिशियली 50 कंट्रीज ने इस पर साइन किया है और यहां पर यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हो जाता है। ऑन विच डेट? 24 अक्टूबर ऑफ 1945, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, यूनाइटेड नेशन फॉर्म तो हो गया, बट यूनाइटेड नेशन के चार्टर में लिखा क्या हुआ था, क्या हमें बताया गया था? जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है ना कि ऐसे ऐसे ये फॉलो होना चाहिए, इस तरीके से रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, ये फ्रीडम होनी चाहिए, ये आपको मिलना चाहिए, ये राइट होने चाहिए। वैसे ही यूनाइटेड नेशंस में भी आर्टिकल्स हैं, एक तरीके का एक पूरा चार्टर है, एक पूरा फुल फ्लेज्ड पेपर वर्क है ऑफिशियल, जो कि हमें गाइड करता है, जो कि अलग अलग स्टेट्स को, अलग अलग कंट्रीज को गाइड करेगा कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है और आपका गोल ये है, ठीक है। तो वही चीज है यहां पर। तो देखो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे यूएन के? आर्टिकल 1 चार्टर का जो आर्टिकल 1 है उसमें थे आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स, विच वाज टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, टू टेक कलेक्टिव मेजर फॉर द प्रिवेंशन एंड रिमूवल ऑफ द थ्रेट्स टू पीस। सिंपली सबसे मेन तो हमारा यही था ना कि हमको पीस बनानी है, लड़ाई खत्म करनी है, वॉर ना हो, इस पर काम करना है। सो मेन फोकस वाज टू प्रिवेंशन एंड रिमूव थ्रेट्स टू पीस, जो भी थ्रेट्स है उनको रिमूव करो, सबसे इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली, ठीक है। तो सेकेंड क्या था? टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग नेशंस बेस्ड ऑन रिस्पेक्ट फॉर द प्रिंसिपल ऑफ इक्वल राइट्स एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल। आपको क्या मिले कि फ्रेंडली रिलेशंस आप बनाकर रखो, लड़ाई करने के बजाय आप सारे कंट्री, सारी स्टेट्स आपस में फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाओ, ट्रेड बढ़ाओ, कॉलोनियल सिस्टम मत करो, ट्रेड बढ़ाओ, आपस में अपना सारी चीजों को शेयर करो, टेक्नोलॉजी शेयर करो, साइंटिस्ट शेयर करो, चीजों को ग्रोथ करो, ठीक है, पीस को क्रिएट करो। अल्टीमेटली हमारा गोल है पीस। नंबर 3, अचीव इंटरनेशनल कॉपरेशन इन सॉल्विंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, ह्यूमैनिटेरियन प्रॉब्लम्स। मतलब जो भी प्रॉब्लम्स आपकी चल रही हैं कहीं पर भी, किसी भी स्टेट में, मान लो ये आपकी IS वाला चल रहा है, टेररिस्ट वाला आपका मुद्दा चल रहा है, ये सारी क्या है, ग्लोबली इश्यूज है ना, ये टेररिस्ट वाला, टेररिज्म वाला। तो इस पर अगर आप काम करो तो इंटरनेशनली सारी स्टेट साथ में मिलकर काम करें और ह्यूमंस के लिए इकोनॉमिक क्राइसिस, अभी जैसे कोविड जैसी चीज आई तो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, अब कोविड जैसी चीज में इकोनॉमिक क्राइसिस होने की वजह से सबने साथ में हेल्प किया और जितना भी आपका फंड इकट्ठा कर सकते थे ये लोग, जो भी कंट्रीज इसके पार्टिसिपेंट्स थे, उन्होंने वो किया। तो यानी कि आप हेल्प करोगे एक दूसरे की इंटरनेशनल लेवल पर, किसमें? अपने इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, ह्यूमैनिटेरियन को बचाने के लिए, ठीक है। वैक्सीनेशन हो गया, वैक्सीनेशन हम क्या कर रहे थे, सर्कुलेट कर रहे थे ना, सभी लोग आपस में, सारी चीजें आपस में सर्कुलेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमें एट द एंड पीस लानी है, हमें एक दूसरे को कोऑपरेशन करना है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बनाना है। ये देखो, इंटरनेशनल कोऑपरेशन हमें फॉर्म करना है, इसलिए। नेक्स्ट क्या है आपका? नंबर 4, टू बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शंस ऑफ नेशन इन द अटेनमेंट ऑफ दीज कॉमन इंटरेस्ट। जो भी कॉमन इंटरेस्ट हैं आपके किसी भी चीज को लेकर, उसके बारे में आप साथ में ग्रो करो, साथ में काम करो, ठीक है। अदर देन दैट, डिसआर्म द कॉलोनीज एंड डेवलप और 3 न्यू ऑब्जेक्टिव्स सेट बाय द यूएन, ठीक है। 3 और ऑब्जेक्टिव्स आपके फॉर्म किए गए, 3 और ऑब्जेक्टिव्स आपके फॉर्म किए गए, वो थे आपके क्या? सबसे इंपॉर्टेंट, डिसआर्म, कॉलोनीज को हटाना और डेवलपमेंट करना। कॉलोनीज को यहां से हटाने का मतलब हो कि सभी को फ्री करो। हमारा इंडिया भी इसी के अंडर फाइनली फ्री हो जाता है 1947 में, क्योंकि 1945 में यूएन ने ऐसा डिक्लेरेशन दिया जिसकी वजह से थोड़ा इंपैक्ट पड़ा ब्रिटिशर्स पर और हमारे ऊपर से कॉलोनियल सिस्टम हट जाता है, ठीक है। और क्या हुआ देखो यूएन में, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। हमने ये तो देख लिया कि हमारे ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन हम उन ऑब्जेक्टिव्स को करेंगे कैसे, पूरा कैसे करेंगे, ठीक है। उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल कैसे करेंगे, देयर मस्ट बी सम प्रिंसिपल। ऑब्जेक्टिव आप कुछ भी बना सकते हो, बट उसको फुलफिल करने के लिए आप सीधा रास्ता लोगे कि टेढ़ा रास्ता लोगे, ये आपके प्रिंसिपल्स डिसाइड करते हैं। तो आपके प्रिंसिपल्स क्या थे यूनाइटेड नेशंस के, वो देखते हैं। टू रिस्पेक्ट द सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ ऑल इट्स मेंबर्स,
अगर हम सभी की रिस्पेक्ट करेंगे सॉवरेनिटी की, तो डेफिनेटली हम पीस क्रिएट करेंगे, डेफिनेटली हम कोऑपरेटिव वे में काम करेंगे इंटरनेशनली। All members should fulfilling in good faith the obligations assumed by them। हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे पर फेथ बना करके काम करेंगे। जो भी इश्यूज अगर क्रिएट हो रहे हैं टेररिज्म पर या फिर कुछ भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो पहले हम उस पर म्यूचुअली बात करेंगे, जिसके लिए हमारी कोर्ट ऑफ जस्टिस भी बनी हुई है यूएन की। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बना दिए गए कि अगर कोई इशू होता है तो फर्स्ट वी विल टॉक, हम अच्छे से उन पर फेथ रख के बात करेंगे, उसके बाद हम डिस्कशन के बाद कंक्लूजन पर आएंगे। ठीक है, दे शुड सेटल देयर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय पीसफुल मीन्स। जो भी हमारे इश्यूज क्रिएट होंगे, अभी जैसे यूक्रेन रशिया का चल रहा है, तो पीपल आर डिमांडिंग फ्रॉम रशिया कि आप जाओ, बैठो, बात करो और ये वॉर को एंड करो। लेकिन रशिया ये चीज मान नहीं रही है, जिसकी वजह से रशिया के ऊपर काफी सारे चार्जेस भी लगाए जा रहे हैं। तो ड्रॉबैक्स भी हैं, ऑब्वियसली रशिया को बहुत सारी चीजें फील करनी पड़ रही है, बट द थिंग इज वो मान नहीं रहा है। ठीक है, तो हमारा क्या एजेंडा होना चाहिए कि हम आपस में बैठे, म्यूचुअली बात करें और पीस लाने की कोशिश करें, ना कि लड़ाई करें। ठीक है, दे वुंड रिफ्रेन, एक सेकेंड, ये वाला लाइट बंद कर देंगे। They would refrain from the threat or use of force against any। ठीक है, आप क्या करोगे, किसी के भी अगेंस्ट कोई थ्रेट नहीं लाओगे। एज एन जैसे इराक वाले हो गए कि ISIS को हर जगह भेज दिया, आपके वॉशिंगटन में जो ये अटैक हुआ था, टेररिस्ट वाला अटैक हो गया, तो आप ये सब थ्रेट वाली चीजें एक दूसरे कंट्री के खिलाफ नहीं करोगे। ठीक है, जब ये सब आप करोगे तो डेफिनेटली यू विल क्रिएट हार्मनी एंड पीस। This should give the United Nations every assistance in any action takes। आपको यूनाइटेड नेशन को सारे अपनी जो भी चीजें आप कर रहे हो, जो भी वर्ल्ड वाइड नीड है, मान लो वर्ल्ड वाइड नीड हमें किसकी पड़ रही थी, कोविड में वैक्सीनेशन की पड़ रही थी, तो आप क्या करोगे, आप हेल्प करोगे यूनाइटेड नेशन को कि ठीक है एक ग्रुप बना हुआ है, वहां से मैं कह रहा हूं कि हाँ मैं ये हेल्प कर सकता हूं, चाहे इकोनॉमिक क्राइसिस में कोई हेल्प है तो मैं ये हेल्प कर सकता हूं। तो आप यूनाइटेड नेशन के थ्रू आप क्या करोगे, वर्ल्ड वाइड स्टेज पर अपने को रिप्रेजेंट भी करोगे और हेल्प करोगे अगर कोई भी रिक्वायरमेंट है और आप उसको करने में आप उसको फुलफिल कर सकते हो। ठीक है, अदर देन दैट क्या था, द ऑर्गेनाइजेशन शुड इंश्योर द एक्ट ऑफ नॉन मेंबर ऑफ यूएन। जो आपके यूएन के मेंबर नहीं, अभी 193 मेंबर्स हैं, अदर देन दैट जो यूएन के मेंबर्स नहीं हैं, जो कंट्रीज, जो स्टेट्स, अगर वो कुछ ऐसा गलत काम कर रहे हैं तो उनको रोकना, ठीक है, उनको रोकना भी यूएन का काम है, उनके खिलाफ केसेस करना, ये इंश्योर करना, ये सब भी यूएन का काम है। मतलब अल्टीमेटली पूरी तरह से पीस क्रिएट करनी है वर्ल्ड वाइड। उसके बाद देखो, द यूएन विल नॉट इंटरफेयर इन इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी स्टेट। यूएन सब करेगा, बट द थिंग इज कि आपके जो इंटरनली चीजें चल रही हैं, जैसे कि इंडिया में अगर कुछ चल रहा है इंटरनली केस, उसमें यूएन इंटरफेयर नहीं करेगा। ठीक है, अगर वर्ल्ड वाइड थ्रेट क्रिएट हो रही है तो वी विल इंटरफेयर, बट आपकी जो अंदर आपकी डोमेस्टिकली जो चीजें चल रही हैं उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। वो आपकी सोवेरेनिटी है, वो आपकी चीजें हैं, वो आप देखोगे। ठीक है, इसीलिए क्योंकि आप रिपब्लिक हो, आप खुद देखोगे ये चीजें। फाइन, तो आपकी सोवेरेनिटी पर हम कुछ नहीं कहने वाले हैं, आपकी चीजों पर हम कुछ नहीं कहने वाले, बिकॉज यू आर डेमोक्रेटिक, यू आर रिपब्लिक। तो आपकी जो इनसाइड वही चीजें हैं कंट्री के, उस पर यूएन का कोई भी रोल नहीं रहेगा। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा ना कि सारे कंट्रीज क्या करेंगे कि इंटरनली चीजों में भी इन्वॉल्व होने लग जाएगा। अब मान लो चाइना हमारे यूएन में भी है, इंडिया भी यूएन में है, अब चाइना और इंडिया की आपस में बन नहीं रही है, तो इंडिया के इनसाइड अंदर स्टेट में अगर कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कोई भी वायलेंस हो गया है या फिर कोई इश्यू हो गया है, तो चाइना इंटरप्ट करने लग जाएगा इंटरनली, जो कि कितना बड़ा थ्रेट हो जाएगा, कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। हम कैसे हैंडल करेंगे, हम डोमेस्टिकली वैसे ही हैंडल नहीं कर पा रहे, अब चाइना भी आ गया है, ये भी आ रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, तो कंट्री वाइज भी हैंडल करो। इसलिए ताकि इश्यूज बड़े ना हो, घर के मुद्दे अगर घर में ही सॉल्व कर लिए जाएं तो बेहतर है। बाहर वाली समझिएगा, अब घर में अगर लड़ाई हो रही है तो घर में सॉर्ट आउट कर लो, जब नहीं हो पाती है तब हम कोर्ट जाते हैं। तो सिमिलरली यूएन आपके लिए कोर्ट है, और घर के मुद्दे घर में सॉल्व हो गए तो अच्छी बात है, जब नहीं हो पाते हैं, वर्ल्ड वाइड होते हैं, तो यूएन के पास जाते हैं। ठीक है, हेडक्वार्टर्स, यूएन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो हेडक्वार्टर होगा भाई, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, बट जो आपकी जो यूएन की जो जस्टिस वाली आपकी ब्रांच है, यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है, वो आपका हेग में है, नीदरलैंड्स में। ठीक है, याद कर लेना इसको, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये आपको लाइफ टाइम मतलब काम आने वाले हैं। आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठोगे ना, CUET में भी जाओगे ना, तो जनरल अवेयरनेस में इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि यूएन कब फॉर्म हुआ, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है, यूएन में क्या चीजें हैं, कितने मेंबर्स हैं, अभी रिसेंटली कौन सा मेंबर ऐड हुआ है, ये सारी चीजें जीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपकी हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, ये सब जीएस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मत भूलना कि ये भी पढ़ना होता है, सिर्फ पेपर में मेमोराइज करके लिख के नहीं आना, ये सब याद रखो, ये सब लाइफ टाइम के लिए। फ्लैग आपका कैसा होता है? ब्लू इन कलर होता है, जिसमें 2 ऑलिव ब्रांचेस होती है। देखो ऑलिव ब्रांचेस है, ब्लू इन कलर है, और बीच में आपका क्या है? मैप है, पोलर वर्ल्ड मैप है, जो कि सेंटर में है। ठीक है, मैप है, ये कुछ भी नहीं बना दिया गया है, स्क्रिबल सोच रहे हो जो। नेक्स्ट देखो, लैंग्वेजेस क्या क्या यूज होती हैं आपके यूएन में। यूएन में कुछ पर्टिकुलर लैंग्वेजेस यूज होती है, हर जगह का ये है कि एक पर्टिकुलर सेट ऑफ लैंग्वेजेस यूज होता है। जैसे हमारी कोर्ट में इंग्लिश में और हिंदी में वाली चीजें होती है ना, आपके अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, वैसे ही यूएन में भी लैंग्वेजेस हैं। देखो अरबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश, ये लैंग्वेजेस यूज हो सकती हैं। इन लैंग्वेजेस में ट्रांसफर की जाती हैं चीजें, या फिर आपकी ये लैंग्वेजेस आपके पेपर वर्क में ये लैंग्वेजेस आपकी बोलने में यूज करी जा सकती है, पेपर वर्क में नहीं यूज करी जा सकती है। ठीक है, ये सिर्फ बोलने के लिए यूज करी जा सकती हैं। इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, ट्रांसलेट किया जा सकता है आपस में इंटरचेंज करके किसी भी लैंग्वेज में। लेकिन जो आपका डॉक्यूमेंटल वर्क होता है ना, उसके लिए 2 लैंग्वेजेस डिसाइड है, वो है आपकी इंग्लिश और फ्रेंच ओनली। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटल के लिए 2 लैंग्वेजेस है, बट अगर आप बोलना चाहते हो, वहां पर अपनी बात रखना चाहते हो, तो यू कैन स्पीक इन दीज लैंग्वेजेस। ओके, कौन सी लैंग्वेज प्रेफरेंस करोगे आप? आई थिंक इंग्लिश ही करोगे, बिकॉज फिर बाकी सीखनी पड़ती है। बट द थिंग इज, स्पेनिश भी बहुत अच्छी लैंग्वेज है, फ्रेंच भी बहुत अच्छी है, सो आप पढ़ सकते हो। MBA वगैरह में ये सारी लैंग्वेजेस वाला भी आपका चलता है, आप उसमें जाकर के अलग लैंग्वेजेस पर भी काम कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, फाइनेंसेस। अब यूएन एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए फाइनेंसेस तो चाहिए होंगे ना, वरना मीटिंग कैसे होगी? मीटिंग में चाय पानी कहाँ से लाओगे? तो फाइनेंसेस है, चाय पानी के लिए नहीं होता है। यूएन में क्या होता है कि आपको अगर इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया, फॉर एग्जांपल अभी जब कोविड आया तो कितनी गंदी तरह से सभी की जीडीपी नीचे चली गई, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गए, कई सारी कंट्रीज तो बिल्कुल कोलैप्स करने पर आ गए, उनकी तो इकोनॉमी एकदम नेगेटिव पे चली गई। ठीक है, रिसेशन आ गया बहुत सारा। तो क्या होता है कि आपस में सभी लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की हेल्प करने के लिए थोड़ा थोड़ा फंड आपस में कंट्रीब्यूट कर लेते हैं, सो दैट जैसे कि मुझे जरूरत है तो मैं ले लूंगी उनसे, किसी और के पास ज्यादा है इस समय पैसा तो वो दे देगा उस वाले स्टेज पर, और हम वहां से ले लेंगे, ऐसे करके काम करते। देखो, एक्सपेंडिचर ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज मेंट बाय द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द मेंबर कंट्रीज विच इज डिसाइडेड बाय द जनरल असेंबली एनुअली हमारा डिसाइड किया जाता है कि ये कंट्री इतना देगी, ये कंट्री इतना देगी, ये कंट्री इतना देगी। एंड द थिंग इज वी नो कि भाई किस कंट्री में किस कंडीशन पे इकोनॉमी चल रही है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनसे एक शेयर, एक रेशियो ले लेते हैं, खत्म बात। तो इससे क्या होता है, एक बजट हमारे पास रहता है परमानेंटली, जो यूएन यूज कर सकता है। कहीं भी डिजास्टर आ गया और नहीं हमारे पास पैसे हैं, पूरी कंट्री खत्म होने पे आ गई है, पैसे कहां से जनरेट होंगे? तो यूएन कैन हेल्प। ठीक है, यूएन कैन हेल्प इस चीज में भी। तो बढ़िया ऑर्गेनाइजेशन है यार, मतलब सही हेल्प कर रहा है, लड़ाई को भी रोकता है, फाइनेंशियल चीजों को भी रोकता है, आपकी हेल्प भी करता है डिजास्टर से भी। अदर देन दैट, मेंबरशिप देख लेते हैं, ये आपका यूएन के बारे में लास्ट टॉपिक है। उसके बाद यूएन की ब्रांचेस हैं। मेंबरशिप में क्या है देखो, membership of the UN is open to all peace-loving nations. 50 countries who took part in San Francisco Conference signed and approved. Yes, the charter becomes 50 countries who took part in San Francisco Conference signed and approved. फिर से ये repeat हुआ है. The charter became the original members of the UN. By 2021, 193 countries were its members. The last country to be admitted in the UN was South Sudan. मेंबर्स कितने हैं? 193 है 2021 में। अभी जो रिसेंटली ऐड हुआ है कंट्री वो है साउथ सूडान। जो भी कंट्रीज चाहते हैं पीस को क्रिएट करना, वो इसका पार्ट बन सकते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो कर सकते हैं, इसके प्रिंसिपल को फॉलो करने के लिए बिल्कुल रेडी टू हैं। तो आप जाओ और यूएन में साइन करो। ठीक है, इनिशियली जब सैन फ्रांसिस्को में चार्टर आया था तो आई टोल्ड यू कि 50 कंट्रीज ने साइन किया था, और उन 50 कंट्रीज में 1945 में इंडिया वाज द मेंबर। ठीक है, इंडिया वाज वन ऑफ द 50 मेंबर्स हु टुक पार्ट इन द सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस। और रिप्रेजेंट किसने किया था आपको? इंडिया को रिप्रेजेंट किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। ठीक है, एज एन ओरिजिनल मेंबर ऑफ द यूएन, इंडिया हैज बीन इन द forefront of UN
पीस कीपिंग इन द वर्ल्ड शी हैज सेंट ट्रूप्स टू अफ्रीका एंड अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो जब आपने 50 मेंबर्स जो एकदम इनिशियली थे, इंडिया ने एकदम बढ़िया से साइन किया हुआ है, तो इंडिया हमेशा एकदम आगे रहता है, फोर फ्रंट पर रहता है कि आपको कोई भी हेल्प चाहिए वर्ल्ड वाइड, वी आर हेयर। पीस कीपिंग में आपकी आर्मी, आपकी जो भी सेना होती है वो अदर कंट्रीज में भी जाती है। जैसे कि क्या हुआ था अभी रिसेंटली कहीं कहीं जैसे डिजास्टर आ गया, ठीक है, कहीं तूफान आ गया, तबाही आ गई, कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो क्या होता है, अफगानिस्तान में अभी देखो रिसेंटली कुछ क्राइसिस हुआ, तो इंडिया क्या करती है, अपने लोगों को भेजती है। यूक्रेन में जैसे जब वॉर हुई तो इंडिया क्या करती है, अपनी उस आर्मी को पीस कीपिंग के लिए भेजती है कि हाँ हम भेज रहे हैं अपनी आर्मी, आप उनको यूज करो ताकि पीस क्रिएट करी जा सके। क्योंकि इंडिया यूएन का पार्ट है, इसलिए यूएन में पार्टिसिपेट करता है पीस कीपिंग में। अगर उसको आर्मी देनी पड़ती है तो वो आर्मी देता है, इकोनॉमिक कुछ हेल्प कर सकता है तो इकोनॉमिकली हेल्प करता है, जस्ट टू क्रिएट पीस एंड हार्मनी। ठीक है, तो यूएन क्या है, पीस क्रिएट करने का ऑर्गेनाइजेशन। यूएन की कुछ ब्रांचेस हैं जो काम करती हैं, 5 to 6 ब्रांचेस हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सी ब्रांचेस हैं जो काम करती हैं और कैसे काम करती हैं। एक ब्रांच का तो मैंने आपको भी हेडक्वार्टर बता दिया, जस्टिस वाली का, दैट इज इन हेग, नीदरलैंड्स। ठीक है, क्या क्या ब्रांचेस हैं, कैसे काम होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड पढ़ते रहिए बस, और कुछ नहीं, बाकी रिवीजन करते रहिए। और एमसीक्यूज इसके, जब मैं इसकी ब्रांचेस बता दूंगी यूएन की, उसके बाद हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एमसीक्यूज हम लाइव सॉल्व करेंगे, ठीक है। और मैं ट्राई करती हूँ कि सारे वीडियोस का एक सीक्वेंस बन जाए, कि आपका फिजिक्स वाले लेक्चर भी टाइम पे आ जाए, हिस्ट्री के भी टाइम पे आ जाए। बट हिस्ट्री का अगर मैंने आपको प्लानर दिया है ना, तो बस मैं उतने टाइम में आपको खत्म करके दूंगी एट एनी कॉस्ट। सो आप उसको अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए। एंड फिजिक्स का भी प्लानर मैं बना रही हूँ, जल्दी बन जाएगा, ठीक है। फिजिक्स भी आपको पूरी तरह से मिल जाएगी, सारे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।